वर्ष 1700 की बात कर लें तो भारत का जो शेयर था विश्व इकोनॉमी में वो लगभग 27% था, जो कि पूरे के पूरे यूरोप से भी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन 250 साल बाद आप देखोगे तो वही भारत का जो शेयर है वो नीचे गिर कर के आ चुका था 3% से भी कम। तो आखिरकार ये भारत का अनमेकिंग किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया कि भाई विश्व का जो सबसे रिचेस्ट कंट्री एक समय में हुआ करता था उसको पूरी तरीके से गरीब और कमज़ोर बना करके वो गए थे। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए हिस्ट्री में डीप डाइव करते हैं। तो यहाँ पर साल 1707 1707 आप देखोगे तो मुगल एम्पायर औरंगजेब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जिसकी वजह से अब उसके बाद से जो मुगल डायनेस्टी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर और खोखला हो चुका होता है, क्योंकि अब उसके पास ना ही उतना रेवेन्यू होता है, बिकॉज शाहजहां जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च कर चुके होते हैं, और ना ही उस प्रकार से कोई कैपेबल लीडर होता है। तो जिसकी वजह से मुगल जो है वो धीरे धीरे अब उनका डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है। और 1739 तक आप देखोगे तो जो पर्शियन एम्पायर हैं नादिर शाह वो इन्वेड करते हैं उत्तर भारत के तरफ और दिल्ली में अपना जो है वो लूटपाट करते हैं। और ब्रिटिशर्स आप देखोगे तो इस अपॉर्चुनिटी को वो सीज़ करते हैं, और ना ही वो नादिर शाह की तरह हैं जो सिर्फ लूटेंगे और फिर छोड़ करके चले जाएंगे, और ना ही वो हुन्स की तरह हैं जो दरअसल जब गुप्ता को हराने के लिए आए तो वो खुद भारतीय बन गए थे। ब्रिटिशर्स जो हैं वो अलग हैं, उन्होंने भारत को एक इनएक्सहॉस्टेबल गोल्ड माइन देखा जो कभी अंत ना हो। वो दरअसल उन्होंने देखा कि इस प्रकार से ये सोने का चिड़िया है जिसके रिसोर्सेस हमेशा हम ले सकेंगे, लूट सकेंगे। और 1947 आते आते आप देखोगे तो भारत जब आज़ाद हो जाता है तो नेटिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो डिमोलिश कर दिए जाते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे उसको हटाए जाते हैं। इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज्ड किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री के तरफ से जो है वो पहले शिफ्ट किया जाता है कृषि के ऊपर। और ट्रेड नेटवर्क्स काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, लोग जो हैं उनको बांट दिया जाता है धर्म के नाम पर के, कास्ट के नाम पर, और 200 सालों तक जो है आप देखो कि इतने में ही इन्होंने इतना कुछ कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिकन स्कॉलर विल डूरंट जो हैं वो रेफ़र करते हैं इसको ग्रेटेस्ट क्राइम इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। और प्री कॉलोनियलिज्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत में टेक्सटाइल, पॉटरी, सेरामिक, ज्वेलरी, फाइन वर्क्स जो कि मेटल में हो, ग्रेट आर्किटेक्चर, ग्रेट मर्चेंट्स, और सिर्फ शिप बिल्डिंग नेशन ही नहीं बल्कि कॉमर्स एंड ट्रेड की कैपेबिलिटी वाला ये देश भारत हुआ करता था। चलिए हम सबसे पहले टेक्सटाइल से शुरुआत करते हैं। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग हब के लिए फेमस था। वहीं आप गुजरात और बंगाल को देखेंगे तो हाई एंड वुवन प्रोडक्ट्स जो सिलाई बुनाई वाला वो आपको गुजरात और बंगाल में देखने को मिल जाएगा। 25% जो ग्लोबल टेक्सटाइल शेयर है वो अकेले का इंडिया का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। वहीं अगर हम शिप बिल्डिंग की बात कर लेते हैं तो ढाका और मसूलीपट्टनम, सूरत, कैलीकट और क्विलॉन ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे कि शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस हुआ करते थे, और 500 टन तक का कैपेसिटी हुआ करता था, यानी कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हुआ करता था। माना जाता था कि जो बंगाली शिप्स हुआ करते थे उनका जो टेन्योर है वो लगभग 20 साल तक वो सर्व कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश जो सिर्फ 12 ईयर्स के लिए, यानी कि एफिशिएंसी के साथ साथ में वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी दोनों ही मायने में आप देखेंगे शिप बिल्डिंग में भारत फिर से यहाँ पे बीट कर रहा है ब्रिटेन को। मेटल वर्किंग की बात कर लेते हैं तो 6th सेंचुरी तक आप देखेंगे डेमास्कस स्टील जो है वो मालाबार कोस्ट और डेक्कन अरब में काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ करता था, और ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता था वॉरफेयर में। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो उस वक्त तक भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था। और ब्रिटिशर्स इस तरीके से 200 सालों तक लेकर के गए कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिए। ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में जब साइन कराते हैं तो उससे वो दीवानी राइट्स ले लेते हैं बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का। इसी के बाद आप देखोगे तो 1793 में वो ज़मींदारी सिस्टम लाते हैं जहाँ पे ज़मींदार जो हैं वो फार्मर्स से टैक्स वसूलेंगे, और फिर इसी के बाद में आप देखोगे तो रैयतवारी आ जाता है और महलवारी। तो ये सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जहाँ पर जो किसान है वो अपने लैंड के आधार पर टैक्स जो है वो पे करने लग गए थे।
और फिर आप देखोगे तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम भी आया था वेलेस्ली के द्वारा, जहां पर जो लोकल किंग्स या रूलर्स होंगे वो अपने आर्मी को ना मेंटेन करके ब्रिटिशर्स को पैसा देंगे ताकि वो उस आर्मी को मेंटेन करे। यानी कि ब्रिटिशर्स के पास में भारत से टैक्स रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलने लग गया था। इवन भारतीय प्रोडक्ट्स को ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंग्लैंड में या बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने लग गए थे, तो उससे जो उनको प्रॉफिट होने लग गया उसी से अब वो भारतीयों को पे करने लग गए, जिसके लिए अब उनको फॉरेन करेंसीज भी नहीं देना पड़ रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात उनके लिए रही कि भाई भारत का पैसा ही इस्तेमाल करके वो भारतीयों से काम करवा रहे हैं। और इसी के वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेटेड हो गई और इसी के साथ साथ में प्राइसेस कोलैप्स करने लग गए। जो स्किल्ड कारीगर हुआ करते थे वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए थे और ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सरकार में लॉबी करने लग गए और कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए कंपटीशन भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन स्टिल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अभी भी भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ में compete नहीं कर पा रहे थे, जिसके बदले में कहीं ना कहीं कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनको भेजा गया कि भाई आप भारतीय जो लूम्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और यहाँ तक कि जो वीवर्स हैं जो बुनकर हुआ करते थे उनके अंगूठों को भी तोड़ दिया गया था ताकि वो काम ना कर सके। और 80% टैक्स जो है वो भारत से ही उनको मिल जाता था। यहाँ तक कि अब जो गुड्स हुआ करते थे जो एक समय में इंडिया से ब्रिटेन में जाते थे, अब ब्रिटेन में क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है तो मशीनों के वजह से वो फास्ट बना पा रहे हैं और सस्ते दाम पर बना पा रहे हैं, तो अब ब्रिटेन से वो भारत में आने लग गया। और 1947 आते आते महज 0.7% भारत का जो आबादी है वो एम्प्लॉयड है किसी भी फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग के, और विकल्प के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर बचता है क्योंकि उस वक्त फेमाइंस का बहुत बुरा दौर रहा है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स को मतलब वहाँ खाना पहुँचाने के लिए भारतीय एग्रीकल्चर का ही इस्तेमाल किया, और इस वक्त भारत में फेमाइन है तो लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टारवेशन से बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई और किसानों को जेल कर दिया गया, टॉर्चर किया गया और उनके ज़मीनों को भी हथियाया गया। और लेट 19th सेंचुरी आते आते आप देखोगे तो इंडिया को उन्होंने लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना लिया था कि भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो हम यहाँ पर बेचेंगे। इसी के साथ साथ में लार्जेस्ट परचेजर ऑफ एक्सपोर्ट्स भी हो चुका था इंडिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को वो परचेज कर रहे थे। साथ साथ में ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स भी बन गया था, तो सारे लोग यहाँ पर आकर के काम कर सकते थे और इंडियन टैक्सेस से जो बेनिफिट्स मिलता था ब्रिटिशर्स को वो तो उनको फ़ायदा दे ही रहा था। और ब्रिटिशर्स अपने आप में एक एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी बन करके रह गए। अब आप कहोगे कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने भी वही काम किया, और इसके पहले मुगल्स जो रहे हैं जो 16th से 18th सेंचुरीज तक भारत में रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुगल्स ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने भी अनइक्वल टैक्सेस रखा था, रिलीजियस इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। फिर इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो उन्होंने प्लंडर भी, लूटपाट भी बहुत ज़्यादा किया और रेशियल एरोगेंस भी बहुत ज़्यादा था। आपको पता है बाबर से लेकर के औरंगजेब किस प्रकार से इन लोगों ने हिंदूज़ के ऊपर अत्याचार किया, जिजिया टैक्स लगाते थे कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर उनको अपना प्रोटेक्शन चाहिए तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। कई सारे रिलीजियस जो आप देखोगे मंदिर हैं उनको तोड़ा गया, मस्जिद में कन्वर्जन किया गया, और आप देखोगे काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उसी के साथ जोड़ा जाता है। और ये आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मुगल्स ने इस प्रकार से पूरे भारत में जो है वो एक कोहराम उन्होंने भी मचा के रखा था। लेकिन जो फ़र्क है मुगल्स के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, तो मुगल्स अपना जो रिसोर्सेस है वो ट्रांसफ़र नहीं करते थे अपने होमलैंड जो फरगाना कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वही किया। वो भारत से कमाते थे और उस पैसे को ब्रिटेन में भेजते थे, जो कि मुगल्स ये नहीं करते थे। वो भारत का जो सोर्स है वो भारत के अंदर ही रखते थे, यहीं से कमाते थे, यहीं पे खर्च करते थे। और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो माना जाता है कि 43 ट्रिलियन डॉलर्स तक का लूटपाट करके गए हैं भारत के अंदर से। अब कई लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट में बताते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने मॉडर्न जो है उसको भारत को बनाने की कोशिश की, जिसमें वो रेलवेज को गिनाते हैं। आपको बता दें जो सबसे पहला रेलवे था वो 1853 में बॉम्बे टू थाने तक था, और इसी के साथ साथ में डलहौजी ने उसी टाइम पे पोस्टल सर्विस भी लाया था जो कलकत्ता टू आगरा हुआ करता था। अब आप देखोगे तो हम एग्जाम्पल लेते हैं रेलवेज का ही, तो 1 माइल ऑफ रेल को बनाने में लगभग आप देखोगे
18,000 तक का जो यूरो है वो खर्च किया जाता था, जबकि उतना पैसा यूएसए में 2000 माइल्स बना देता। अब इसका कारण इसके पीछे का ये है कि सब कुछ जो बनाने का सामग्री होता था वो ब्रिटेन से ही लाया जाता था, जिसकी वजह से इसकी लागत इतनी ज़्यादा हो गई थी। यानी कि कुल मिलाकर के लागत भी उन्हीं का है, सामान भी उन्हीं का है, और पैसा जो है वो भारतीयों से लूट करके वो लगा रहे हैं और इस्तेमाल भी खुद के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं कि भारत से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए उनको आसानी होगा। और इसी के साथ साथ में कहा जाता है कि 35 मिलियन प्रिवेंटेबल डेथ्स बचाए जा सकते थे फेमाइन्स से। ऐसा बेसिकली ये प्रिवेंटेबल इसलिए क्योंकि ये बचाए जा सकते थे लेकिन नहीं बचाए गए, और 35 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। आप स्टैलिन या माओ के हिसाब से देखोगे तो ये 5 गुना ज़्यादा है होलोकॉस्ट जो हुआ उससे भी। और एक्सपोर्टेड जो फूड स्टफ्स थे ब्रिटेन के वो ड्रॉट के समय में भी एक्सपोर्ट किए गए, और इसकी वजह से आप देखोगे कई सारी लाशें जो हैं वो सड़क किनारे या फिर ओल्ड वेल्स के पास में मिल जाते। न्यूज़पेपर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि इस प्रकार की खबरें को वो बिल्कुल भी ना छापें, और इसीलिए आप देखो कि उन्होंने रॉलेट एक्ट भी लाया था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। साथ साथ में आप देखो कि जलियांवाला बाग मसाकर तो हम सभी नहीं भूल सकते हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है वो जनरल डायर का ये निर्णय कितना गलत रहा है। और इसी के साथ साथ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगाया गया है। तो ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जिन लोगों को वो मारते थे उनको वो पेड़ों पर लटका देते थे ताकि एक वो मिसाल बने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर उस आवाज़ को इसी प्रकार से दबाया जाएगा। और आज भारत 70 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जब भारत एक आज़ाद देश बन चुका है, और आज तक भारत में आज़ादी के बाद से कोई भी सीवियर फेमाइन नहीं आया है, जो बताता है कि भाई कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट था ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर। और आज भारत आज़ाद होने के बाद आप देखेंगे चैलेंजेस कम नहीं थे। पहले तो पार्टीशन हुआ तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो रेफ्यूजी क्राइसिस, फिर आप देखोगे तो हमने 4 बार पाकिस्तान से वॉर लड़ा, फिर एक बार हमने चाइना से भी वॉर लड़ा। इस वजह से आप देखोगे हमारे रिसोर्सेज भी काफ़ी हद तक स्केर्स होते चले गए। अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा, जहां भारतीय इकोनॉमी क्लोज्ड से ओपन इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ में हम आए। तो धीरे धीरे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अचीव किया। साथ साथ में हमने अपने आबादी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए 1969 में MS स्वामीनाथन के इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, जिससे कि व्हीट एंड राइस जो हैं वो सभी तक पहुँच सके। और उसी साल मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी किया गया 14। साथ साथ में आप देखोगे तो 1992 में हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी पावर दिया लोकल बॉडीज़ के विकास के लिए। और 1998 में आप देखेंगे 11 मई को भारत जो है वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्टिंग कर पाता है और हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाते हैं। और फिर आगे चल करके हम राइट टू एजुकेशन भी लाते हैं, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इंडिया आज वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम बहुत जल्द बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको भी हम पीछे करेंगे जब हमारे देश के मेल और फीमेल इमेंसली कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल या निशान पैदा करता है कि भारत में 75% ऑफ इंडियन वुमेन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो कि वो क्यों है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम इसको लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि आपको भी हेल्प हो और बाकी लोगों तक को भी, और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।